तमाम अटकलों के बाद आखिरकार आज रायबरेली से उम्मीदवार घोषित होने के बाद राहुल गांधी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। कांग्रेस ने गांधी परिवार के बेहद करीबी केएल शर्मा को अमेठी से अपना उम्मीदवार बनाया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं और रायबरेली की जनता की मांग पर राहुल गांधी को मैदान में उतारा गया है, लेकिन गांधी परिवार का सदस्य नहीं होने के कारण कांग्रेस ने केएल शर्मा को अमेठी से अपना उम्मीदवार बनाया है। सवाल उठ रहा है कि गांधी परिवार के किसी सदस्य को अमेठी से उम्मीदवार न बनाकर केएल शर्मा पर दांव क्यों लगाया गया, जबकि यह सीट गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है। इन्हीं सवालों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ब्यूरो चीफ अनूप चौधरी ने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनोज मिश्रा से खास बातचीत की। मनोज मिश्रा ने जो हकीकत बताई वह बेहद चौंकाने वाली थी। इसके साथ ही उन्होंने पूरे देश में हो रहे चुनावों को लेकर भी चौंकाने वाली बातें कही हैं। इसके अलावा उन्होंने 2014 से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पीएम मोदी की लोकप्रियता को लेकर भी खुलकर अपनी राय रखी। मनोज मिश्रा ने चुनाव से जुड़ी कई और दिलचस्प जानकारियां अनूप चौधरी से साझा की है। आइए देखते हैं। राहुल गांधी ने आज रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की बात करें, चाहे अमेठी हो या फिर रायबरेली की बात हो, आज नामांकन का अंतिम दिन था। ऐसे में राहुल गांधी का आज सुबह ही डिक्लेरेशन हुआ कि वो प्रत्याशी रहेंगे और प्रत्याशी होने के बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अमेठी जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, चाहे अमेठी हो या रायबरेली, लेकिन अमेठी से केएल शर्मा को वहाँ प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि अच्छी राहत वाली खबर यह है कि राहुल गांधी जरूर जो है रायबरेली से चुनाव लड़े, लेकिन ये कितना फायदेमंद रहेगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो परंपरागत सीट थी अमेठी, वहां से गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं, वहां पर केएल शर्मा। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट हैं मनोज मिश्रा जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से ये नामांकन का आज अंतिम दिन था 3 मई, और वहां पे कांग्रेस को जो हाई अलाकमान था उसने आज ही नामों का ऐलान किया, जिसमें रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा। राहुल गांधी ने आज अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया। कहा जा रहा है कि लोगों की डिमांड थी, कांग्रेसियों की डिमांड थी कि गांधी परिवार से ही दोनों सीटों पर गांधी परिवार का ही कैंडिडेट हो, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ अमेठी में। इसको आप कितना कांग्रेस के लिए फायदेमंद मानते हैं या नुकसान मानते हैं? अनूप जी, दरअसल एक बात आप ये समझिए कि कल देर रात तक, लगभग 2-2:30 बजे रात तक मेरी बात कांग्रेस के संगठन से, सेवा दल से और रायबरेली दिल्ली से जुड़े बहुत सारे ऐसे सिपा सलार हैं, नए कहिए पुराने कहिए, जो गांधी परिवार में प्रियंका जी को, राहुल जी को लगातार उनके राय मशवरे में या उनके साथ या उनके इशारे पे चलते हैं। जो आपका सवाल है मेन मुद्दे की राजनीतिक समझ या इसके फायदे और नुकसान, तो एक शब्द में कहूँगा, ये बात मेरे लिए बड़ी अचंभे की रही कि अगर राहुल अमेठी से लड़ते और प्रियंका रायबरेली से लड़ती तो मैसेज बड़ा दूर जाता और बड़ी विश्वसनीयता का मैसेज जाता। लेकिन मुझे ये लगता है कि इन्होंने दूरदर्शी सोचा कि इंडिया गठबंधन में अगर नंबर 1 की बात करें या बड़े अलायंस की बात करें तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी रही है और वो बड़ा दल है। राहुल और प्रियंका स्टार प्रचारक हैं, तो देश में और अन्य राज्यों में अभी चूंकि 5 चरण के चुनाव बाकी हैं तो उनकी ज़रूरत हो सकती, तो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए, खासकर प्रियंका पूरे इस सारे, चूँकि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में हो तो वो बहुत घेरती है, उसको पता है कि कहाँ टारगेट करना और कहाँ किसको घेरना है। तो लगातार आप देखिए सोनिया जी वहाँ से सांसद रही, तो रायबरेली तो जस्ट डिलीवर करने की बात हुई, वहाँ बहुत मेहनत नहीं करनी राहुल जी को। लेकिन अगर चूँकि 2014 में राहुल जी ने स्मृति को हराया, स्मृति ईरानी हारने के बाद भी उन्होंने अमेठी छोड़ा नहीं। राहुल के लिए बड़ी चुनौती होती स्मृति जी के सामने चुनाव लड़ना और वहाँ पर जीत हासिल करना, तो मैसेज दूसरा जाता है। लेकिन अभी राजनीति मैसेज के नहीं है। कांग्रेस चूँकि सदन में विगत आप देखिए 2 बार से वो प्रमुख विपक्षी दल की भी भूमिका में नहीं रहता, चूँकि 10% सीटें आवश्यक है। तो मुझे लगता है जो बात अनूप जी हम और आप सोच रहे हैं, यही बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने और इंडी गठबंधन के जो साथी, उन्होंने भी इस बात को सोचा होगा कि राहुल और प्रियंका अगर किसी एक संसदीय दल क्षेत्र में समय कम दें, बाकी पूरे देश में ज़्यादा दें, तो हमारा इरादा
सफल होगा और हम एनडीए गठबंधन को हराने में या उसको चुनौती देने में सफल होंगे। यानी आपका कहने का मतलब है अगर प्रियंका गांधी अमेठी से उतर भी जाती है, राहुल गांधी होते हैं तो वहीं तक सीमित हो जाते हैं, वो पूरा जिस तरह से वो कर रहे हैं प्रचार वहां तक ना जा पाते हैं। ऐसे में आप मानते हैं कि अच्छा डिसीजन हुआ, आपका कहना यही है? नहीं, एकदम अनूप जी, देखिए मैं बताऊं कि मैंने भी बहुत सोचा, सुबह भी मेरी लगातार बात हो रही थी केएल शर्मा, चूंकि केएल शर्मा इनकी पीढ़ियों की बात कर ले तो राजनीतिक 3 पीढ़ियों से इनके साथ में, और राजीव गांधी के सलाहकार हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं कि अमेठी और रायबरेली में लोग उनको जानते नहीं। राजनीतिक रूप से दोनों संसदीय क्षेत्र में अगर सबसे कोई विश्वसनीय और पॉपुलर व्यक्ति है गांधी परिवार का तो वो केएल शर्मा जी। कितने लोग आते जाते चले गए, लेकिन हमने वो भी दौर देखा जब यूपीए गठबंधन की सरकारें हुआ करती थी तो बहुत सारे निर्णय या बहुत सारी चीज़ें, किशोरी लाल शर्मा एक नाम होता था जो पीएमओ और दिल्ली तक चला करता था, जो रायबरेली से चल के जाता था। और आपके सवाल की बात कर लें तो ये निर्णय मुझे लगता है कांग्रेस के हित में ठीक है, इंडी गठबंधन के हित में ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्मृति ईरानी को केएल शर्मा अमेठी में टक्कर, केएल शर्मा उत्तराधिकारी के रूप में गए हैं राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के या गांधी परिवार के या कांग्रेस के, तो वो भी लड़ाई दोनों जगह होगी। लेकिन रायबरेली के बारे में एक बात कहूँ, चूँकि दिनेश सिंह जो मुख्य प्रतिपक्षी हैं और वो बीजेपी से हैं, तो वो पहले कांग्रेस में थे, तो इसलिए दोनों लोगों को दोनों चीज़ें पता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल राहुल गांधी को रायबरेली से होने वाली है। लेकिन जो जनता की बात कहें, हम आप पत्रकारों की बात कहें, तो हमको आपको यही उम्मीद थी कि प्रियंका रायबरेली से और राहुल जी लड़ेंगे अमेठी से। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये इंडिया गठबंधन के लिए और खासकर कांग्रेस के लिए ठीक हो। बहुत अच्छी बात कही है। जितने लोगों से अभी मैं बात कर रहा था अमेठी को लेकर, खासतौर से सब यही कह रहे थे कि अमेठी में कांग्रेस ने वहां अपना कैंडिडेट ना गांधी परिवार ना उतार कर ये गलत मैसेज जाएगा। लेकिन जबकि आपने बताया, इसके मायने बताए कि आखिर वहां क्यों नहीं उतारा गया, और केएल शर्मा के बारे में भी आपने बताया कि वो उनके रहे सलाहकार भी रहे हैं और वे एज ए उनके उत्तराधिकारी रहे हैं। हम एक से सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं, 2014 का चुनाव आपने देखा है, 2014 में वही जो कांग्रेस नेता है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, 2014 से अब तक दोनों में कितना फर्क आया है। पहले राहुल गांधी को कहा जाता था पप्पू पप्पू करके संबोधित किया जाता था, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या कोई और बात करें, आप उनको पप्पू नहीं कह रहे। यानी जाहिर सी बात है 2014 में दोनों ही नेताओं में फर्क आया है। देखिए, राहुल गांधी को पप्पू बनाने में किसका लाभ है और किसका लाभ नहीं है, ये राजनीतिक समझ मुझे लगता है आपको भी है और मुझे भी है। लेकिन जहाँ तक सवाल की रही बात, जब आपके सामने नरेंद्र मोदी जैसा जमीन से जुड़ा, संगठन से जुड़ा, सरकार से जुड़ा, चूँकि प्रधानमंत्री बनने से पहले उनको 12 साल एज मुख्यमंत्री गुजरात का अनुभव रहा है, और वो हों तो उनको पता है कि हमको टारगेट कहाँ काम करना, और उनका जो टारगेट होता था राहुल के बारे में बड़ा आसान होता था। राहुल ने जो यात्रा शुरू की कन्याकुमारी से, उसमें मुझे लगता है कि स्वयं, जैसे देखिए हमारे आपके जो बच्चे शहर में हैं, राहुल तो चूंकि बाय द गिफ्ट ऑफ गॉड लगातार पीढ़ियों से देश की सत्ता को देखते आ रहे हैं, तो बहुत बेसिक जानकारी उनको जमीनी स्तर की नहीं थी। तो उनमें खुद की पर्सनालिटी में, उनकी जानकारियों में, जनमानस में जुड़ने में, और एक मैसेज जो होता है कि एसी कमरों से और हेलीकॉप्टर और बंद गाड़ियों से जो नेता, तो राहुल अब वो नहीं रहे। राहुल को ये पता है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बाकी अन्य राज्यों की जहाँ बोली भाषा अलग है, अपने हाथ एक कहावत कही जाती है ना कि 4 कोस पे भाषा बदलती है, तो उस चीज़ को लेकर के पूरी परिपक्वता के साथ, इसीलिए आप देखिए इस बार जितना एनडीए ठीक है, अगर ये 2 दिन की हम चर्चा कर लें अनूप जी तो अलग बात हो सकती, नहीं तो इंडिया छोड़िए, राहुल के बयानों पर, उनके घोफड़ा पत्तों पर, चलिए कल शाम तक या देर रात तक लगातार 1 हफ्ते से इतनी मीडिया बाइट, इतने मीडिया कंसर्न कभी भी कांग्रेस को नहीं मिला पिछले 10 वर्षों में, जितना विगत 1 वर्षों में इस बात का मिला कि रायबरेली और अमेठी से कौन लड़ेगा प्रत्याशी, वो घोषित कर सकते थे, चूँकि इनके यहाँ पहले से निर्णय हुआ था। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप आने वाले 2024 का परिणाम क्या होता है बात की बात है, लेकिन सदन में राहुल को आप बहुत बदली स्थिति में देखेंगे, और वही स्थिति में आप उनके मंचों पर देखिए, राहुल के भाषणों में देखिए, वो गलतियां अब राहुल नहीं करते हैं। जी बिल्कुल आपने सही बात कही, लेकिन जिस तरह से लोकप्रियता थी 2014 की मैंने बात की, आपने राहुल गांधी के बारे में बता दिया, लेकिन इस बार का जो चुनाव एक लहर जैसे वेव चलती थी 2014 या 19 का चुनाव है, अब वो वेव कहीं ना कहीं उसकी जो धुंध पड़ती जा रही मोदी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। मैंने कहा था कि आपने बता दिया 2014 में कांग्रेस की क्या स्थिति, राहुल गांधी कहां से कहां तक पहुंचे हैं। वही बात मोदी जी पे आती है, एज ए आप सीनियर जर्नलिस्ट, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट में रहे हैं, कितना प्रभाव अब नरेंद्र मोदी का रहा है जनता में? देखिए अनूप जी, एक बात बड़ी सीधी से जान लीजिए कि फर्क पड़ा है।
2013 जाते जाते 2014 आते आते अन्ना आंदोलन से लेकर के गोवा के राजनाथ जी बतौर अध्यक्ष, इनके स्वागत से लेकर इनको जिम्मेदारी से लेकर के, और अगर आज हम 2024 के चुनाव पर करें तो 10 साल आप सत्ता में रहे हैं। तो आपके विश्वसनीयता और संकेतों का ही मतलब होता है। विश्वसनीयता में गिरावट तब आती जब नेता अपनी कही गई बातों से मुकर जाता है। 2014 घोषणा पत्र देखिए, 2019 का घोषणा पत्र देखिए और 2024 के देखिए, 14, 19 और 24, तो बेसिक अंतर ये है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की स्थितियाँ बदल चुकी हैं। 2014 मोदी जब आए और देखिए कांग्रेस के बाद देश में कोई ऐसा नेता आया जिसने कांग्रेस को छोड़ करके पूर्ण बहुमत की सरकार लगातार बनाई। उम्मीद पर सरकार आई थी 14 पर, विश्वास पे आई थी 19 पे। लेकिन वो उम्मीद और वो जो विश्वास होता है, तो उत्तर प्रदेश में हम बात कर लें 80 सीटों में, आप 80 में 73 आए, फिर 80 में आप 63-64 आए, अभी आप 80 में 80 आए, आप ये कह सकते हैं 400 पार का नारा दे रहे हैं। पर ज़मीनी हकीकत अनूप जी बहुत बदल चुकी है। मायावती, आप देखिए, कभी कोई सोच सकता था उत्तर प्रदेश में मंडल कमंडल का सबसे ज़्यादा असर उत्तर प्रदेश और बिहार में रहा, और इसी वजह से लगातार क्षेत्रीय दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह रहे हों, अखिलेश जी रहे हों, मायावती रही हैं, ये आसपास उत्तर प्रदेश के राजनीति में 2017 से पहले इनका बोलबाला था। 2017-2019 में 2 गठबंधन हुए, आप उसको नहीं बोल सकते हैं। तो उन गठबंधनों पे ये लगता था कि साहब सामने वाली की जमानत जब्त हो जाएगी, भाजपा कहीं नज़र नहीं है। उसके बावजूद भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है और योगी के नेतृत्व में ही सरकार रिपीट करती। तो अब जो आपका मूल सवाल था, मैं बताऊं, अंतर आ चुका है। मायावती अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। 2 चरण का जो चुनाव हुआ है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर आप देखिए, उनको भी आकाश आनंद को सत्ता परिवर्तन नहीं संगठन देना है, तो संगठन में मजबूती के साथ देंगे। तो ये जो ओबीसी, एससी, बाकी सब वोटों का ध्रुवीकरण हो करके, और जातियों की बात जो की जाती है, आप देखिए प्रदेश में चाहे वो निषाद की बात कर लें, चाहे वो राजभर की बात कर लें, चाहे वो अनुप्रिया पटेल की बात कर लें, ये ऐसी उपजातियों के नेता हैं जिनका एनडीए में बहुत बड़ा कद हो गया। लगातार आपने देखा होगा विगत 7 वर्षों में प्रदेश में और 10 वर्षों में देश में, कि अपनी शर्तों पर राज्यसभा या विधानसभा इसके चुनाव करते कराते रहे, और कराते ही नहीं रहे, बल्कि उसमें इनकी अहम भूमिका रही मंत्रिमंडल से लेकर के। तो बदलाव आया है। मैं जी बिल्कुल आपने सही बात कही, बदलाव आया। 2 चरण के चुनाव की बात की, 8-16 सीटों पर चुनाव हो गए हैं, तीसरे चरण में 10 सीटों के चुनाव होंगे। बात की जाए जो चुनाव हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो आकलन था कि उसमें वहाँ पर जो है उसको सीटें वहाँ पे कम मिल रही, जो उसके जाति वर्ग की जो यहाँ पर यूपी में राजनीति होती है, वहाँ पे वो खिसक रहा था जनाधार। और यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी से समझौता किया, जो 2014 में उसके साथ हुआ करती थी, उसके बाद वो सपा के साथ आ गई थी। और उसके बाद बात करें ओम प्रकाश राजभर की, उसको भी चुनाव से मिला। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भाग गई थी? जो मुद्दे की बात करती थी वही समाज उससे हट रहा है, और उसी के कोटे के तहत आरएलडी के जो मंत्री हैं अनिल कुमार, जो दलित समुदाय से आते हैं, उनको मंत्री बना दिया। एक योगेश्वर राजीव चौधरी को जो है एमएलसी बना दिया। तो क्या लगता है ये सब कहीं ना कहीं जनादेश जो 2014 और 19 में था, जो ग्राफ था पीएम मोदी जी का, कहीं गिरावट आ रही है? अनूप जी, चूँकि आपका सवाल सच में बहुत वाजिब भी है और जरूरत। देखिए, आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र में मंत्रिमंडल का परिवर्तन हुआ था, और मंत्रिमंडल के परिवर्तन की जातिगत आंकड़ों के आपने पोस्टर और होर्डिंग लखनऊ में भी देखी होगी। ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले चीज़ें नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से इसीलिए अलग है कि अगर उसकी नाव में कोई भी छेद उसको दिखता है तो उसको पैच ही नहीं करती, बल्कि नाव को पूरी तरीके से सुरक्षित करती है। वो किसी भी तरीके से, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, जिस आदर्श घोटाले को लेकर के मंचों से लगातार बातचीत हुई। एक दिन पहले उसके चौहान, उनका परिवार लगातार शीर्ष राजनीति करता रहा महाराष्ट्र में, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता और दूसरे दिन राज्यसभा की सदस्यता होती है। उत्तर प्रदेश में भी यही रहा। उनको पता था कि पूर्वांचल के परिणाम उनके हित में ठीक नहीं होंगे, तो उन्होंने निषाद को, राजभर को, खासकर पटेल वर्ग की मैं बात कर लूँ जिसमें अनुप्रिया पटेल लगातार, आप देखिए पहले खुद वो सत्ता में थी, बाद में विधान परिषद के जरिए आशीष पटेल उनके पति आए और आज प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाना, संगठन चलाना आज के समय में अन्य पार्टियों से बेहतर आता है। दूसरा, आप एक सवाल था पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर के। विगत 22 सालों से चूंकि मैं पूर्वोत्तर राज्यों में एक हिंदी भाषी के तरीके से, चाहे वो मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, आसाम, या ये कहिए कि पूर्वोत्तर राज्यों की का रास्ता या राजधानी या राजनीति वो आसाम से, गुवाहाटी से होके जाती है। वहाँ भी स्थितियाँ बदली हैं। वहाँ कोई सोच नहीं सकता था अनूप जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी।
लेकिन संगठन में सन 73 में आपको मैं ऐसे तो शेयर करूं कि इसी लखनऊ से डीपी शुक्ला साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हुआ करते थे, हिंदू में थे, उस संगठन से जुड़े थे। तो एक बार उनसे मेरी चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा मनोज जी हम सन 71 सन 69 में हम काम कर चुके हैं संगठन का जा करके मेघालय और त्रिपुरा में। तो भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में आती है, मेघालय में संगठन के साथ आती है, लगातार आसाम में सरकार बनाती है। तो उसने इन्हीं के जरिए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस को 52 सीटों पर लाकर रोक देती है। मुख्य विपक्षी का उसको दायरा या उसका अधिकार उसको नहीं मिल पाता है। लेकिन परिस्थितियां 10 वर्ष सरकार चलाने के बाद बदली हैं। मोदी जी को भी एक प्रधानमंत्री रहते आप उनके भाषणों को देखिए, मंचों पर उनकी बातों को देखिए, आपको नहीं लगता कि 2014-19 वाली स्थितियां नहीं हैं? जी देखिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मनोज मिश्रा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने साफ तौर पर जो चाहे रायबरेली अमेठी की बात करें, क्यों अमेठी में कैंडिडेट नहीं खड़ा, गांधी परिवार का सदस्य रहा, उसके बारे में भी एक तार्किक जवाब दिया और बताया कि किस तरह से 2014 के बाद में स्थितियां बदली हैं। चाहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, वो जनता जनार्दन तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन जो बात करें 2014 की, तो कहीं ना कहीं स्थितियां जरूर बदली हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करें। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।